विद्यार्थियों, आज हम जो अपना लेक्चर है इसमें हम 1857 के विद्रोह के कारण, प्रकृति और परिणामों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पिछले कालांश में आपको 1857 का विद्रोह, उसके जो कारण और प्रकृति है उसके बारे में बताया गया है। अब हम इस क्लास में सर्वप्रथम इसके जो परिणाम थे उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। 1857 के विद्रोह का परिणाम, किस विद्रोह के परिणाम कौन से रहते हैं। और सबसे पहला होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। भारत में जो अब तक अंग्रेजों का शासन रहा 100 सालों का, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन किया। इस विद्रोह के बाद 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अंग्रेज पार्लियामेंट में अधिनियम लाया गया और उसके अनुसार भारत का शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया और ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के नाम से, ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्य के नाम से भारत का शासन चलाया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। नेक्स्ट जो इसमें परिणाम निकलता है कि देशी रियासतों के प्रति नीति में परिवर्तन। देशी रियासतों के प्रति नीति में परिवर्तन, ये क्या होता है कि ये जो विद्रोह हुआ और भारत में बहुत सारी 565 के लगभग आज़ादी के समय देशी रियासतें थी, तो इन रियासतों में से अधिकांश ने इस 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का प्रत्येक प्रकार से साथ दिया। सैनिक से भी सैनिक मदद भी की, धन से भी मदद की। तो अंग्रेज लोग जो पहले इन रियासतों का भी अधिक से अधिक शोषण कर रहे थे, अब उनकी नीति में थोड़ा सा परिवर्तन आता है और इन्होंने क्या किया, ये जो रियासतें थी उनके अधिकारों का अब संरक्षण किया जाएगा, ऐसा कहा गया। अब वो जो रियासतों के शासक जिनके कोई पुत्र नहीं है वो गोद भी ले सकते हैं और अपना उत्तराधिकारी उसको बना सकते हैं, यानी कि उनके साथ थोड़ी सी नरमाई से पेश आया गया, उनको कुछ अधिकार दिए गए, उनका सम्मान किया जाने लगा, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि इस विद्रोह रूपी जो बाढ़ है उसको रोकने में एक तरह से इन रियासतों के शासकों ने बांध का कार्य किया है, तो वो बांध को अब टूटने नहीं देना चाहते थे और इनका साथ हमेशा चाहते थे। नेक्स्ट जो परिवर्तन होता है, इसमें परिणाम होता है, वो है महारानी का घोषणा पत्र। और वो घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। इसके अनुसार 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जो इलाहाबाद में महारानी जो विक्टोरिया द्वितीय थी उसका जो घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया जाता है, उसके अनुसार यहाँ पे क्या घोषणाएं की गई। सर्वप्रथम तो ये कि भारतीय हैं, अब अंग्रेजों का भारत में किसी प्रकार का कोई साम्राज्य विस्तार नहीं रहेगा, साम्राज्य विस्तार की नीति उन्होंने त्याग दी। और ये भी साथ में कि नौकरी में किसी भारतीय के साथ वंश, जाति, लिंग, धर्म, पंथ आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही ये भी था कि जो आईसीएस की परीक्षा थी उसमें भारतीय भी विद्यार्थी भी शामिल हो सकते हैं। न्याय जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता था, उस न्याय में भी भारतीयों से अब किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो परिणाम था इस विद्रोह का वो था फूट डालो और राज करो की नीति का प्रारंभ। फूट डालो और राज करो की नीति का
प्रारंभ। ये तो अंग्रेजों की बहुत ही महत्वपूर्ण नीति रही। इसी के कारण उन्होंने भारत में इतने लंबे समय तक शासन किया कि भारतीयों को ही आपस में लड़ाते रहो किसी न किसी कारणवश, और इनके ऊपर शासन करते रहो। तो ये ही उन्होंने इस 1857 के विद्रोह के बाद में किया कि जो 1857 के विद्रोह में उन्होंने देखा कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और अन्य जो वर्ग हैं सब मिलकर के और विद्रोह कर रहे हैं। कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्रयास किया। तो अब वो डर गए कि अब इनको एक नहीं होने देना है, यदि एक हो गए तो हमारे यहाँ से पलायन निश्चित है। तो उन्होंने ये किया कि हिंदू और मुसलमान हैं उनको आपस में भिड़ाए रखा, मुख्य रूप से सिखों को भी आपस में भिड़ाए रखा, जिससे ये लोग एकजुट नहीं हो सके, ताकतवर नहीं हो सके और हम इनके ऊपर आसानी से शासन करते रहे। तो इस नीति का उन्होंने प्रारंभ किया भारत की आजादी तक। नेक्स्ट है इस 1857 के विद्रोह का परिणाम वो था सेना का पुनर्गठन। सेना का पुनर्गठन में उन्होंने ये किया कि भारतीय सैनिकों ने जो सेना में विद्रोह किया, संख्या इनकी 6 गुना ज्यादा होती थी। अब अंग्रेज इससे डर गए और उन्होंने क्या परिवर्तन किया कि भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई और अंग्रेज सैनिकों की जो संख्या उसको बढ़ाया जाता है। यानी कि अब जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसमें अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में भारतीय या फिर अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 रखा गया। कुल जो सेना थी उसमें जो भारतीय थे पहले जो 2,38,000 थे और अंग्रेज 40,000 ही थे। अब जो अंग्रेज हैं उनकी संख्या 65,000 हो कर दी उन्होंने बढ़ा करके, और भारतीय सैनिक थे उनकी संख्या 1.40 लाख है कर दी, यानी कि 1,40,000, यानी कि 1:2 के लगभग उन्होंने अनुपात रखा। नेक्स्ट जो इस विद्रोह का परिणाम होता है वो ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन। राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत की आज़ादी के लिए किया जाता है 1857 के बाद में, चाहे कांग्रेस की स्थापना रहे, चाहे स्वदेशी आंदोलन, चाहे गांधी जी के आंदोलन, जो भी आज़ादी के लिए प्रयास किया गया, इस 1857 के विद्रोह ने भारतीय क्रांतिकारियों को हमेशा एक नैतिक प्रेरणा प्रदान की कि हमारे पूर्वजों ने एक प्रयास किया था आज़ादी के लिए जिसमें सफल नहीं हो पाए, हम उन कमियों को छोड़ते हुए, उन गलतियों को नहीं दोहराते हुए हम दोबारा से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन को हमेशा से इस 1857 के विद्रोह ने प्रेरित किया है। नेक्स्ट जो इसका परिणाम होता है वो है आर्थिक शोषण की नीति प्रारंभ। अंग्रेज थे, उन्होंने इसके पहले तो भारत में साम्राज्य विस्तार पर बल दिया और इस विद्रोह के बाद में उन्होंने भारत के आर्थिक शोषण पर अधिक से अधिक जोर दिया कि अब भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं करना है, अब तो भारत से हमें अधिक से अधिक धन प्राप्त करना है, भारतीयों का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना है, और वो नीति उन्होंने भारत में प्रारंभ कर दी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो है ब्रिटिश सार्वभौमिक सत्ता का भारतीय रियासतों में विकास। ब्रिटिश सार्वभौमिक सत्ता का भारतीय
रियासतों में विकास। इसमें क्या होता है, ये जो चैप्टर है इसमें कि ब्रिटिश सार्वभौमिक सत्ता है, इसने 1858 से 1947 इस दौरान इन लगभग 90 वर्षों में अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के साथ जो नीति थी, अब थोड़ी सी समानता की, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी भी उनको अपने अधीन ही मानते। भारतीय रियासतों के शासकों को कुछ छूटें दी गई, कुछ अन्य उनको जो सहायताएं हैं वो प्रदान की गई, साथ में उनमें उनसे बदले में बहुत अधिक सहायताएं प्राप्त या बहुत अधिक उनसे धन प्राप्त किया गया। लेकिन जो भी है, अंग्रेजों ने अब अगले आने वाले 1857 के विद्रोह के बाद के जो 100 वर्ष थे, उन्होंने रियासतों को साथ लेकर के और भारतीय जो लोग थे, सामान्य लोग थे, उनका अधिक से अधिक शोषण किया। एक ये भी था कि भारतीय रियासत थी, आज़ादी तक उन्होंने राज प्रमुखों को तो कुछ छूट दी, लेकिन साथ ही साथ उनसे कर भी वसूल किया, अपना धन जो खजाना था वो भी उभरते चले गए। लेकिन जो भारतीय शासक थे अब वो अंग्रेजों के अधीन थे और उन्होंने अंग्रेजों का किसी प्रकार से विरोध नहीं किया, क्योंकि विरोध करने का मतलब था कि अपनी जो सत्ता बची हुई है उनके पास में, जो खैर संपन्न है वो लोग, उससे भी वो लोग हाथ धो बैठते। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों ने भारतीय किसानों के साथ जब से उनका शासन प्रारंभ हुआ तो भारत में कई प्रकार की उन्होंने जो राजस्व व्यवस्था है, भूमि कर व्यवस्था है, वो लागू की, और उसी में से एक है स्थायी बंदोबस्त, जो अंग्रेजों ने भारत में लागू की 21 मार्च 1893 ईस्वी को। और ये लागू कहाँ कहाँ पर की गई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में। और इसमें उस समय के ब्रिटिश भारत का 19% भाग आता था। इसे स्थायी बंदोबस्त या फिर जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। कारण ये था कि अंग्रेजों ने इस बंदोबस्त में जमींदारों के साथ समझौता किया। भूमि के जो मालिक जमींदार होते थे उनको नीलामी की गई भूमि की, और जो जमींदार नीलामी छुड़ा लेता वो ही अंग्रेजों को कर प्रदान करता। चलो शुरुआत से बताते हैं आपको कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बन के आया 1786 ईस्वी में, तो यहाँ पे उसके पहले कोई सही या सटीक जो राजस्व व्यवस्था थी वो लागू नहीं थी। तो उन उसके ऊपर एक दबाव था कि यहाँ पे एक ऐसी स्थायी व्यवस्था लागू होनी चाहिए जिससे अंग्रेजों का अधिक से अधिक फायदा हो। तो आते ही उसने इस नीति पर कार्य करना शुरू किया, और इसमें दो व्यक्ति थे, सर जॉन शॉर और जेम्स ग्रांट। उसने जैसी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके आधार पे 1790 ईस्वी में यहाँ पे उसने 10 साल का बंदोबस्त लागू किया, जिसे 10 साल बंदोबस्त कहा गया। 1790 में 10 साल के लिए एक स्थायी कर व्यवस्था लागू कर दी। अब जब वो उसे सही लगा तो उसी को ही उसने भी कहा था कि यदि भविष्य में संभव हुआ तो हम इसको स्थायी भी कर सकते हैं। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट किया गया यहाँ पे। तो इसमें क्या था ये कि इसमें जमींदारों के साथ समझौता किया गया, कर चुकाने का कार्य जमींदारों का होता था। इस स्थायी बंदोबस्त में भूमि के मालिक भी जमींदार ही होते थे, और इसमें जमींदारों से समझौता किया गया। और इसमें मुख्य रूप से हम इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, एक एक पहले इसके गुण पढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोह के ये स्थायी बंदोबस्त के गुण कौन से थे।
किसानों की हालत में सुधार, यानी कि बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन पहले की तुलना में किसानों की जो हालात है वो सुधर गए, क्योंकि एक निश्चित कर उनको देना पड़ता था। नेक्स्ट है कृषि में व्यापार का विकास। भारत में जो ये जो क्षेत्र था जहां पे कर व्यवस्था लागू थी, उपजाऊ था, अन्न भी अधिक उत्पन्न होता था। पहले तो ये जमींदार ये शोषण करते, अब जब निर्धारित हो गया कि इतना कर देना है, तो प्रारंभ में तो जो भारतीय सैनिक थे उनको इसका लाभ प्राप्त होता है। कृषि और व्यापार, कृषि का जब विकास होने लगा, किसान थोड़े संपन्न बनने लगे, तो फिर व्यापार का विकास होने लगता है, क्योंकि कृषि में जो उत्पन्न फसलें थी, वस्तुएं थी, उन्हीं का ही मुख्य रूप से व्यापार होता। नेक्स्ट था में अंग्रेज स्वामी भक्त जमींदार वर्ग का उदय। जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया, बहुत सारे अधिकार उनको दे दिए गए, और ये था कि जितना वो राजस्व प्राप्त करें उसका 10% स्वयं रखेंगे और 90% अंग्रेजों को सौंप देंगे। समय के साथ साथ जमींदार संपन्न होते चले जाते हैं, तो इसका फायदा स्थायी बंदोबस्त का सबसे ज्यादा जमींदारों को उठाना पड़ा, अंग्रेजों की तुलना में भी। तो जमींदार अंग्रेजों की वजह से यहाँ पे संपन्न होते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं इनको। तो अब ये जमींदार वर्ग अंग्रेजों का समर्थक बन गया कि हमेशा इसने 1857 के विद्रोह में और बाद में भी इसने हमेशा से धन से भी और अन्य प्रकार से भी अंग्रेजों का पूर्ण रूप से समर्थन किया। नेक्स्ट था जमींदारों का संपन्न होना। जमींदार वर्ग को इस बंदोबस्त का सबसे ज्यादा फायदा हुआ और वो धीरे धीरे संपन्न से संपन्न होता चला गया, अमीर से अमीर होता चला गया। नेक्स्ट जो इसका जो गुण है इस व्यवस्था का, स्थायी बंदोबस्त का, वो है लगान निर्धारण के झंझटों से मुक्ति अंग्रेजों को। अंग्रेजों को लगान निर्धारण के झंझटों से मुक्ति। अंग्रेज जो प्रतिवर्ष लगान निर्धारित करते फिर उसको वसूल करने का कार्य करते, तो हमेशा उनके झंझट ही रहता था। ये समय पर लगान अदा भी नहीं किया जाता, प्राप्ति भी नहीं किया जाता। अब उन्होंने एक साथ स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया और वो कर प्राप्त करने का कार्य भी जमींदारों का है, तो अंग्रेज तो एक प्रकार से इस झंझट से मुक्त हो गए कि कर प्राप्त करने का कार्य जमींदार करेंगे और बस इनको तो जमा करवा देंगे जमींदार लोग। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा सरदर्द अंग्रेजों के जो हो रहा था वो एक तरह से समाप्त हो गया। इस जमींदारी या फिर जो लगान व्यवस्था थी उसमें जो सुचारू व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी उसको लेकर के। और एक और इसमें परिणाम गुण ये है कि अंग्रेजों की आय निश्चित हो गई इसके अनुसार कि उन्हें निश्चित कर तो प्रतिवर्ष मिलना ही है, चाहे अकाल आए चाहे बाढ़ पड़े। नेक्स्ट है इसके अवगुणों का भी हम यहीं पे अध्ययन कर लेते हैं कि इस स्थायी बंदोबस्त के दोष कौन कौन से थे। और दोष में सबसे पहला जो दोष है कि वास्तविक लाभ जमींदारों को ही प्राप्त हुआ, सारा जो लाभ था जमींदार ही प्राप्त करने लगे। किसान थे, अब जमींदार लोग धीरे धीरे किसानों का अधिक शोषण करने लगे। जमींदार के जो कारिंदे होते, उप जमींदार होते, वो किसानों से जबरदस्ती कठोरता पूर्वक अत्याचार करते हुए उनसे कर वसूल करते थे। इसी का ही एक दुष्परिणाम यह था कि किसानों की उन्नति नहीं। प्रारंभ में तो किसानों को लाभ प्राप्त होता है, लेकिन बाद में किसान है वो धीरे धीरे इस व्यवस्था के दौरान गरीब होते या फिर एक तरह से कमजोर होते चले जाते हैं। नेक्स्ट जो इसका परिणाम है
दुष्परिणाम है वो ये है कि जमींदारों का आक्रमण्य और विलासी होना। जमींदार थे, अब वो जब धन आ रहा है तो अपने आप विलासी होते चले गए, आक्रमण्य होते चले गए। कार्य करने का जो उनका उत्तरदायित्व था वो उन्होंने उप जमींदारों को सौंप दिया। यानी कि अब जमींदार थे वो इतने काबिल नहीं रहे, इतने विलासी हो गए कि सारा काम उनके जो कारिंदे थे वो ही करते, वो तो बस ऐशो आराम में कोठियों में अपना जीवन व्यतीत करते। नेक्स्ट जो इसका दुष्परिणाम था वो था राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचना, और वो ठेस इस प्रकार से पहुंची कि जमींदार जो भारत का एक संपन्न वर्ग था उसने प्रत्येक जो विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ दिया। यानी कि एक ऐसा वर्ग जो भारतीयों के साथ होना चाहिए था वो अंग्रेजों की नीतियों के कारण या फिर स्थायी बंदोबस्त के कारण अंग्रेजों का समर्थक बना रहा। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो अंग्रेजों ने लागू की, आगे तक यही व्यवस्था लागू रही। हाँ, अंग्रेजों को इसका एक अवगुण ये भी कि अंग्रेजों की आय निश्चित हो गई। आगे आने वाले भविष्य में बंगाल से जमींदार संपन्न होते गए और जो अंग्रेज हैं उनकी आय सीमित निश्चित हो गई। जितना कर वसूल करते थे उसका बहुत कम जमा करवाने लगे। ऐसा होने लगा कि अंग्रेजों को तो प्रतिवर्ष इस क्षेत्र से स्थायी बंदोबस्त के कारण 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलने लगे। जमींदार लोग प्रारंभ में तो 13 करोड़ तक वसूल करते थे और बाद में यह आंकड़ा 50 से 60 करोड़ तक पहुंच गया। अंग्रेजों को सिर्फ 3 करोड़ जमा करवाने, तो सारा लाभ अंग्रेजों को, वो जमींदारों को ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसमें 1792 ईस्वी में सबसे पहले 12 महल जो जिला है तमिलनाडु में, वहां पर सबसे पहले इस जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसको लागू किया जाता है। और ये भी कैप्टन रीड, कैप्टन रीड के प्रयासों से। एक और थे थॉमस मुनरो, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया था। और रैयत का अर्थ होता है किसान। इस बंदोबस्त में अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त से सबक लेते हुए सीधे किसानों से ही समझौता किया, किसान ही अंग्रेजों को कर चुकाएंगे। और इसमें उन्होंने जो शुरुआत होती है मुख्य रूप से 1820 में मद्रास से, 1825 में बम्बई प्रेसिडेंसी से, और यहाँ पे इसके बाद में उन्होंने ये जो व्यवस्था है मद्रास, बम्बई और इसके अतिरिक्त सिंध, असम, पूर्वी बंगाल, सिंध, असम, पूर्वी बंगाल, इस क्षेत्र में लागू की। और कुल मिलाकर के ये जो व्यवस्था थी ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी, यानी कि आधे ब्रिटिश भारत पर उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो लागू की थी। और इस व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं? वो विशेषताएं हैं सबसे पहली कि किसान थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएं, किसान को भूमि का स्वामी माना गया। किसान जिससे कर वसूल किया अंग्रेजों ने सीधा उसको भूमि का स्वामी माना गया, जब तक वो नियमित रूप से निश्चित कर अंग्रेजों को निश्चित समय पर चुकाता रहेगा। उसको पट्टे भी दिए गए। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता होती है वो है किसान का भूमि पर वंशानुगत अधिकार, भूमि का स्वामी और वंशानुगत अधिकार रहेगा जब तक कि वो नियमित रूप से कर चुकाता रहेगा अंग्रेजों को। नेक्स्ट है भूमि का वर्गीकरण। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने सबसे पहले तो भूमि को नापा। पिछले वर्षों की जो विभिन्न प्रकार की भूमि थी, फसलें बोई जाती थी, उसका औसत पैदावार निकाला कि इतना औसत उपज होती है, और उस सब के आधार पे यहाँ पे लगान निर्धारित किया गया। इसमें यह भी था कि कितना उपज हो रहा है पहले, और साथ ही साथ ये भी कि जो उपज थी
या फिर ये कि किसान थे उनको उनकी भूमि का पट्टा दिया गया, उसमें सारा वर्गीकरण होता कि इतनी खेती है किसान के पास में, इतनी जमीन है, उसके नंबर ये हैं, सब कुछ विवरण उसमें उपलब्ध होता था। जो भूमि का वर्गीकरण किया गया उसमें सारा रिकॉर्ड अंग्रेज लोग रखने लगे। एक ये भी था कि 1836 ईस्वी में उसमें थोड़े से सुधार किए गए जिसमें किसानों को बहुत ही नाम मात्र का फायदा होता है। इस व्यवस्था की जो दोष थे उन दोष में सबसे पहला यह है कि अत्यधिक भूमि कर, किसानों के ऊपर लगभग 33 से 55% तक कर लागू किया गया, जिससे किसान हैं वो बेचारे गरीब से गरीब होते चले गए। किसान स्थायी के भूमि के स्थायी मालिक नहीं रहे, अस्थायी ही मालिक रहे, क्योंकि जब तक कर देते रहेंगे तब तक तो मालिक रहेंगे भूमि के, कर नहीं देंगे तो अंग्रेज उनसे उनकी भूमि छीन लेंगे। तो ये भी एक अंग्रेजों को वो किसानों को नुकसान रहा। नेक्स्ट था किसानों का महाजनों के चुंगल में फंसना। किसान बेचारे विवाह के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर जो भी खर्चा आता बड़ा, उसमें उनके पास में तो पैसे होते नहीं, वो उधार लेते महाजनों के पास में, और महाजन फिर उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के ब्याज लगाते और खाली पेज में उनसे अंगूठा लगवा लेते और अपनी मर्जी की शर्तें भर लेते, और इस प्रकार से किसान है वो महाजनों के चुंगल में फंसता चला गया और फिर जीवन भर उनसे निकल ही नहीं पाता था। नेक्स्ट जो भू राजस्व व्यवस्था है वो है महलवाड़ी व्यवस्था। इसमें महल का अर्थ होता है गांव, और गांव के साथ ये पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई, और ये महलवाड़ी व्यवस्था है पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तरी प्रांत, इसके अलावा आगरा, अवध, आदि क्षेत्रों में लागू की गई। इसमें क्या था महलवाड़ी व्यवस्था में कि ये जो व्यवस्था है सबसे पहले कुल मिलाकर के जान लेते हैं कि ये ब्रिटिश भारत के 30% भाग में लागू की गई, और इसमें था कि महल का मतलब होता है गांव, पूरे गांव से एक साथ समझौता किया अंग्रेजों ने। पूरे गांव का जो मुखिया होता था जिसे नंबरदार भी कहा जाता था, उससे समझौता किया, गांव से विभिन्न किसानों से उनकी भूमि के अनुसार वो जो है मुखिया वो कर वसूल करेगा और अंग्रेजों को जमा करवाएगा। ये थी महलवाड़ी व्यवस्था। इसमें जो कुछ विशेषताएं हैं वो ये हैं कि लगान का निर्धारण पूरे गांव के साथ एक साथ किया गया। गांव की संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी होती थी कि वो अंग्रेजों को कर जमा करवाएंगे। प्रत्येक किसान की जिम्मेदारी कि वो अपना निर्धारित लगान मुखिया को देंगे और मुखिया अंग्रेजों को देगा। नेक्स्ट था गांव का रिकॉर्ड तैयार करना। इसकी विशेषता गांव का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया गया कि किस किसान के पास में कितनी भूमि है, किस प्रकार की है, उसके आधार पे उनके ऊपर पिछले सालों की औसत पैदावार निकाल करके कर लागू किया गया, और भूमि का जो नंबर वगैरह है वो भी यहीं पे ही दिए जाते हैं। अब इसके दोष कौन कौन से थे महलवाड़ी व्यवस्था के? पहला दोष था उसमें कि मुखिया और जो मध्यस्थ लोग होते थे उनके विशेषाधिकारों में वृद्धि होती चली गई। मुखिया जिसको इतने पूरे गांव से कर वसूल करने का अधिकार मिल गया, विशेष अधिकार अंग्रेजों की तरफ से मिल गया, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया और किसानों से निश्चित लगान से अधिक लगान उन्होंने वसूल किया। दूसरा जो दोष होता है वो ये है कि छोटे किसान हैं उनकी दयनीय स्थिति होते चलेगी। बड़े किसान थे वो तो संपन्न होते गए क्योंकि वो मध्यस्थ होते थे, विशेषाधिकार उनको प्राप्त थे। छोटे किसान हैं बेचारे वो तो अपनी भूमि से भी बेदखल होने लगे। और तीसरा दुष्परिणाम ये था कि वो साहूकारों के चुंगल में फंसने लगते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं हैं इसका किसानों पर क्या प्रभाव रहा वो हम जानेंगे। किसानों पर मुख्य रूप से इसका दुष्प्रभाव ही अधिक रहा, और वो दुष्प्रभाव पहला है कि किसान का भूमि पर से स्वामित्व समाप्त कर दिया गया। अधिकांश मामलों में जमींदारों को या फिर अन्य व्यक्तियों को गांव वो भूमि का स्वामी माना गया। जब तक कर देता रहेगा तब तक वो कृषि करता रहेगा, और जिस समय कर नहीं दिया किसानों ने उनसे उनकी भूमि छीन ली जाती और बेचारे ये खेतीहर बन जाते। तो फिर ये मजदूर के रूप में, खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य करते या फिर अपनी जमीन में किराएदार के रूप में कार्य करते थे। दूसरा प्रभाव ये रहा कि किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया, अत्यधिक कर वसूल किया गया। जो सबसे संपन्न वर्ग था भारत का वो सबसे गरीब
बन गया। नेक्स्ट ये था कि किसानों पर अत्याचार, कि किसान थे उनसे कर वसूल करते समय बहुत अधिक अत्याचार किए जाते, कठोरता से उनसे व्यवहार किया जाता, उनकी पिटाई वगैरह तक की जाती। नेक्स्ट ये था कि जो व्यापारिक फसलें हैं उनकी कृषि अधिक की जाती है, किसानों को मजबूर किया जाता कि वो व्यापारिक फसलें वो बोएं और अंग्रेज लोग उनको अपने मन मर्जी के दामों पर, बहुत कम दामों पर किसानों से खरीदते। तो इससे किसानों को इस व्यापारिक फसलें बोने से भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। और इसका ये भी था कि कृषि है, कृषि मजदूर वर्ग का उदय हुआ, जिन किसानों से भूमि छीनी गई अब वो कृषि मजदूर बन गए, खेतीहर मजदूर बन गए, दूसरों के खेतों में काम करते। एक दुष्परिणाम ये रहा कि किसानों साहूकारों के चुंगल में फंसता चला गया और इस प्रकार से वो आजीवन साहूकारों के चुंगल में फंसा रहता और उनके कर के बोझ के तले दबा रहता और वो कई पीढ़ियां गुजर जाती, लेकिन उनका जो ऋण होता था वो नहीं चूकता। किसानों के हल बैल छीन लेते, भूमि छीन लेते और अंततः फिर उन्हीं से किराए पर लेकर के किसान को अपने बैल से किराए पर लेकर के और खेती करनी पड़ती। तो ये था इस जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी उसके दुष्परिणाम। किसान जो थे और जो व्यापारी थे वो संपन्न पूर्ण रूप से एक तरह से कंगाल हो गए या फिर अपनी जो रोजगार थे उनसे उनको हाथ धोना पड़ा। धन्यवाद।